Good evening, everyone. Welcome back to my channel. In today's video, I'm going to discuss about the next concept of inorganic chemistry, that is molecular orbital treatment of 18 इलेक्ट्रॉन रूल. तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे कि मेटल का कार्बोनिल के साथ जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमारे पास जो बॉन्डिंग है या बॉन्ड लेंथ कैसी होगी उसको ऑब्जर्व करेंगे इन दिस आर्टिकल. सबसे पहले हमने लास्ट में जब अपना वीडियो ख़त्म किया था, लास्ट टॉपिक हमारा था 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. तो हमें यहाँ पर ये बात पॉइंट आउट करनी है कि 18 नंबर में ऐसी क्या स्पेशलिटी कि हमने उसे स्टेबिलिटी के लिए चूज़ किया. तो यहाँ पर जब हमने मेरे टॉपिक्स कुछ MOT के रिलेटेड मैंने वीडियोस पोस्ट की थी, तो उसमें आप ऑब्ज़र्व करके देखना कि आपके पास मेटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, SP, D. एस हमारे पास एस की सिमेट्री क्या होती है, A1G. P की सिमेट्री होती है T1U और D की सिमेट्री होती है T2G और EG में. D हमारे में इसमें स्प्लिट होता है. A का मतलब होता है एक ऑर्बिटल. एक ऑर्बिटल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स. T का मतलब होता है 3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 6. अगेन T का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन एंड E का मतलब 2, दैट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन. तो आप इनका सम करके देखो, 6 4 10 16 2 इज़ द 18. इसका मतलब आपके जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ जो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, वो 18 इलेक्ट्रॉन जब फिल होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. उसके बाद आपके बॉन्डिंग लेवल सारे ख़त्म हो गए और नेक्स्ट आपके क्या स्टार्ट हो जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग लेवल्स. इसलिए हमारा 18 नंबर इतना स्पेशल है कि हमारे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे MOTs में, वो हमारे सारे ऑर्बिटल्स 18 इलेक्ट्रॉन काउंट में फिल हो जाते हैं. इसलिए जो कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन काउंट 18 होता है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं. लेकिन ये सिर्फ तब तक होता है जब आपके पास आपके बॉन्डिंग लेवल्स और एंटी बॉन्डिंग लेवल्स के बीच का जो डेल्टा नॉट है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लार्ज होती है. अगर आपके बॉन्डिंग्स और एंटी बॉन्डिंग्स में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, तो चाहे आपका काउंट कुछ भी हो, आपके कॉम्प्लेक्स क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे. तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे या डिसओबे की बात तब आएगी जब आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होगा. अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो अनस्टेबिलिटी को लीड करेंगे. लेकिन अगर आपका एनर्जी गैप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बहुत कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन काउंट कुछ भी हो, उनकी स्टेबिलिटी को इतना इफेक्ट नहीं होगा. तो यही बात उसने यहाँ पर मेंशन की हुई है. हम वर्ड टू वर्ड भी पढ़ सकते हैं. दिस 18 इलेक्ट्रॉन रूल विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड इन व्हेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज़ वेरी लार्ज. However, when there is a small gap between delta naught, then the electron count will be 19, 20, 21, 22, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप बहुत कम है. तो अभी बात करते हैं मेटल और कार्बोनिल की. तो यहाँ पर देखो, जब आपका मेटल कार्बोनिल के साथ अटैच होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड लेंथ का आना चाहिए था मेटल और कार्बन का. हाउएवर इंस्ट्रूमेंटल जो हम एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी या डाइफ्रैक्शन स्टडी करते हैं तो कहीं कहीं पे हमें मेटल का ऑर्डर ऐसे भी मिलता है, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड, और कभी कभी हमारे पास इसके बीच का बॉन्ड यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी मिलता है. तो इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर को लेकर डिस्क्रिपेंसीज हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ टू थ्योरीज दूर करेंगे, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड मॉडल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल. सबसे पहले आपके पास जो वैलेंस बॉन्ड मॉडल है, तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल में हम क्या करते थे, वैलेंस बॉन्ड में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर हमने पढ़नी हो तो निकल कार्बोनिल 4 था हमारे पास. निकल की कन्फिग्रेशन है 3D8 4s2. तो हम क्या करते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बोलते थे कि कार्बोनिल हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो हम क्या करते थे, ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने पेयर अप कर दिए. क्लियर, यहाँ पर पेयर अप किए. फिर कार्बोनिल के पास हम बोलते थे कि कार्बोनिल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल से आए हैं और हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आ जाती थी. क्लियर. तो जब हमने वैलेंस बॉन्ड डिफाइन किया तो हमने क्या कंसिडर किया, निकल को
ग्राउंड स्टेट में, यानी कि मोस्ट ऑफ द मेटल एटम्स वी आर कंसिडरिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट द वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स का, तो हम क्या करते थे, मेटल एटम को ग्राउंड स्टेट में ही रेफ़र करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारे मेटल के कॉम्प्लेक्सेस एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और उनमें पाई बॉन्ड का करैक्टर भी विजुअलाइज होता है। पाई बॉन्ड का करैक्टर हमने वैलेंस बॉन्ड में कभी देखा ही नहीं। चाहे आप अपनी BSc 2 की बुक निकाल के देखना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को जब आप पढ़ रहे होगे तो आप क्या देखोगे कि सिर्फ आपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर दिए, सिग्मा बॉन्ड जो लिगेंड के पास थे वो वहाँ ट्रांसफ़र किए, हाइब्रिडाइजेशन आपका मैच करेगा। लेकिन जब हम उसे स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ हायर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस का जो पाई बॉन्ड का करैक्टर है, बॉन्ड एक्सपेक्टेशन से शॉर्ट है। जैसे अगर हम बात करें इसे निकल कार्बोनिल 4 की, निकल कार्बोनिल 4 को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसका जो बॉन्ड लेंथ आना चाहिए था हमारे पास सिग्मा के ऑर्डर का आना चाहिए था, मतलब क्योंकि मेटल और इसमें सिग्मा सिंगल बॉन्ड ही बना है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही होना चाहिए था। हाउएवर हमारे पास जो इस मेटल का बॉन्ड करेक्टर है, मेटल कार्बन बॉन्ड करेक्टर है, वो सिग्मा और पाई के बीच का है, मतलब पूरा डबल बॉन्ड भी नहीं है, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से हमारा बॉन्ड लेंथ, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ वैलेंस बॉन्ड मॉडल, उससे छोटा है। तो इसका मतलब जब ये डिस्क्रिपेंसीज आई तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसने क्या कंसिडर किया कि अगर हमने सही स्ट्रक्चर या एक्चुअल ज्योमेट्री पता करनी है, देन मेटल हैव टू इन द एक्साइटेड स्टेट। तो वहाँ पर अब जब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स करेंगे अगली वीडियोज़ में, तो वहाँ पर आपको काफ़ी एग्जांपल्स दी हुई हैं मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि मैं किस एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम उसके डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बस आप माइंड में ये बात रखना कि वैलेंस बॉन्ड मॉडल ने हमें क्या सिखाया था कि हमारे पास मेटल को हमने ग्राउंड स्टेट में किया, इलेक्ट्रॉन पेयर अप किए लिगेंड को देखकर, और हमने सिग्मा बॉन्ड के रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन बता दी। लेकिन जैसे हमारे स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमें पता है अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड हो भी तो भी हमारी हाइब्रिडाइजेशन उसे कंसिडर नहीं करती। हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं, या तो लोन पेयर्स कंसिडर करते हैं, या डेटिव बॉन्ड कंसिडर करते हैं, या फिर हम सिग्मा बॉन्ड्स कंसिडर करते हैं। तो पाई बॉन्ड अगर हमारे मॉलिक्यूल में बन भी रहा है, जैसे अगर हम बात करें इस फॉर्मेल्डिहाइड में, है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम sp2 ही बोल लेंगे। हाउएवर यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है, लेकिन उसको हाइब्रिडाइजेशन में कोई प्लेस नहीं मिलता। तो इसलिए ऐसी स्ट्रक्चर्स की डिस्क्रिपेंसीज हम कैसे दूर करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करते हैं, उनका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि उनका एवरेज बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में है क्या। तो इसलिए वैलेंस बॉन्ड मॉडल ये डिस्क्रिपेंसीज का आंसर नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल का भी रेफरेंस ले रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रेफरेंस आप कैसे लोगे, यहाँ पर आपके पास जो कार्बन की, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, आप उसको ध्यान से सुनना। मैं सिर्फ मेटल जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होगा सिर्फ उसकी डिस्कशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या था, यहाँ पर जो सिचुएशन हम उसको बार बार बात नहीं करेंगे, लैंग्वेज से समझ लेंगे। इन दिस कन्फिग्रेशन प्योर SS प्योर PP ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व टू यील्ड सिग्मा एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बट इट्स नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन गिव अ बेटर ओवरलैप एज कम्पेयर टू प्योर S और प्योर P। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि अगर कार्बन और मोनोऑक्साइड के दोनों SS ऑर्बिटल या PP ऑर्बिटल बॉन्डिंग में ना जाएँ तो उससे जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं होगी, और हमारा जो इफेक्टिव ओवरलैप है वो पॉसिबल नहीं होगा। इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ वन सिग्मा sp एंड द 2 फिल्ड पाई ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये स्ट्रक्चर तो हमने उस दिन भी सीख ली थी कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ सिग्मा और ये हमारे पास क्या है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, एक लोन पेयर है कार्बन के पास भी, ऑक्सीजन के पास भी। फिर हमने MOT में क्या बोला था कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स है वो एम्बिडेड एंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, यानी कि नीचे की तरफ s ऑर्बिटल की तरफ हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन कभी भी लोन पेयर अपने
डोनेट नहीं करता, कार्बन अपने लोन पेयर्स को क्या करता है, डोनेट करता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने वो सब कुछ शो किया। अभी नेक्स्ट आपके पास क्या है, आप उसे मेटल के साथ जब अटैच करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। सबसे पहले आपने क्या किया फॉर दी सिग्मा बॉन्ड, तो मैं इसके साथ साथ ये डायग्राम समझाते हुए आपको ये थ्योरी का ओवरव्यू दूँगी। सबसे पहले आपने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। सिग्मा बॉन्ड आप कैसे फॉर्म करोगे, मेटल के ऑर्बिटल्स हैं प्लस कार्बन के ऑर्बिटल्स, कार्बन के लोन पेयर्स। ठीक। तो अभी आपने क्या किया, यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि इस बार आपने जो मेटल के पास भी तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और कार्बन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसने इस एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। अगर उसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं तो हमारे पास क्या बनना चाहिए था, कार्बन मोनोऑक्साइड का सिग्मा बॉन्ड। हमें पता है कि एक बार अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो ये डिफ़िकल्ट है जज करना, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो ये बिहेव करता है एज अ कोवलेंट बॉन्ड, तो हम इसे कोवलेंट बॉन्ड की तरह शो कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सिचुएशन मिला कि आपके पास मेटल के ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जो एम्प्टी होंगे, सो दैट कि आपका जो लिगेंड है वहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सके। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वहाँ से पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे कार्बन ने डोनेट किए होंगे और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सेकेंड स्टेप विल बी द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर अगर आपके मेटल के पास फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, क्लियर, मेटल के पास फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो वो क्या करेगा, किस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, सिग्मा बॉन्ड ये बन चुका है, सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है और यहाँ पर आपके पास आप अपनी डेंसिटी शो करोगे तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, ये हमारे पास क्या कौन सा ऑर्बिटल शो कर रहे हैं हम, पाई स्टार, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लास्ट एम्प्टी ऑर्बिटल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो हमने एंटी बॉन्डिंग को ही शो किया। ठीक, ये सिग्मा बॉन्ड बुक में मिसिंग है, आप इसे ड्रॉ कर लेना क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स हैं, आप किसी भी शेप, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, फिल्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो हमने डी ऑर्बिटल शो किया, तो वहाँ से जब आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ट्रांसफ़र करोगे, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैपिंग जोन बनते, लेकिन ये ओवरलैपिंग जोन आपको कहाँ मिल रहे हैं, अबव और बिलो द प्लेन। तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड नहीं बोल सकते, ये क्या है, पाई बॉन्ड। क्लियर। तो आपके पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अभी इसे बैक टू बैक वापस आके ये लैंग्वेज पढ़ते हैं। द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द फुली ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम एंड द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम एज शोन बिलो, जैसा हमने शो किया। Except this, the metal atom in a metal carbonyl has filled non-bonding d orbitals which are of proper symmetry to overlap with the low-lying anti-bonding molecular orbital of carbon monoxide। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो मेटल के पास जो फील्ड ऑर्बिटल है उसकी जो सिमेट्री है वो बिल्कुल मैच कर रही है किसके साथ, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ, सो दैट कि हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, द डीप पाई टू पाई स्टार ओवरलैप अपार्ट फ्रॉम डी पाई टू पाई स्टार ओवरलैपिंग प्रोवाइडिंग एन एडिशनल पाई बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन स्टेबलाइज मेटल कार्बन बॉन्ड ड्यू टू रिमूविंग द एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज विच इज़ एक्यूमुलेटेड ऑन द मेटल एटम ड्यू टू डेटिव बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, जो मेटल और कार्बन जब आप पाई बॉन्ड फॉर्म करोगे तो मेटल और कार्बन के बीच जो मेटल का जो एक्सेस चार्ज होगा वो कहाँ पर किसको ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, कार्बन को ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके मेटल के पास, जैसे अभी हम बात करें निकल कार्बोनिल की, तो निकल में भी हमने देखा था उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे डोनेट करने के लिए। तो इसी तरह से बाकी, जैसे अभी हम कोबाल्ट CO4 नेगेटिव की बात कर रहे हैं, कोबाल्ट के पास खुद के भी इलेक्ट्रॉन होंगे और ऊपर से यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट पर ऐड हो जाएगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइज़ करता रहेगा उतना मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है वो क्या होता रहेगा, स्ट्रॉन्ग होता रहेगा।
पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और मेटल और कार्बन एक दूसरे के क्लोज आते रहेंगे, जिस वजह से उसका इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ेगा। अभी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने जैसे मैंने ये मेटल थी, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मेटल का पाई ऑर्बिट, कार्बन मोनोऑक्साइड का पाई ऑर्बिटल, ये पाई स्टार, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्टार को दी, तो हमारा जो पाई बॉन्ड है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा। तो सिनर्जिक इफ़ेक्ट की वजह से एक तरफ तो मेटल और कार्बन एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ट्रिपल से क्या होना शुरू हो गया, डबल। तो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सिनर्जिक। तो यहाँ पर सिनर्जिक इफ़ेक्ट क्या कहाँ काम कर रहा है कि जितना ज़्यादा मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मेटल पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा एक्यूमुलेट, वो उतना ज़्यादा कार्बन को ट्रांसफ़र करेगा। जितना ज़्यादा वो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र करेगा, उतना बॉन्ड आपका क्या होता रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता रहेगा, वीक होता रहेगा। तो यही लिखा है इसने। इन दिस वे मेटल कार्बन बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर ड्यू टू पाई बॉन्डिंग, एट द सेम टाइम इट वीकन्स द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो सिनर्जिक इफ़ेक्ट कैसा इफ़ेक्ट है, जो एट एक टाइम पे एक जने के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और दूसरे के बॉन्ड को साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। सो अगर हम बात करें तो हमें क्या ऑब्ज़र्व होगा कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड एक का ऑर्डर एक दूसरे के रफली कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्लियर। तो यहाँ पर उसने एग्जाम्पल से आपको शो करने का कोशिश किया है कि निकल और कार्बन, अगर वहाँ पर क्वेश्चन में देखना एग्ज़ाम में, अगर एग्जामिनर आपको मेटल कार्बन का ऑर्डर पूछ रहा है तो आप मेटल कार्बन का दोगे। अगर एग्जामिनर आपको कार्बन ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो आप उल्टा सोचोगे। क्लियर। तो यहाँ पर उसने आपको ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड लेंथ का बोल रहा है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन विल बी गिवन एज निकल कार्बन, कोबाल्ट कार्बन, कार्बन, क्योंकि यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है आयरन के ऊपर, तो उसका बॉन्ड और भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, उसने अपनी जो कार्बन के साथ बॉन्ड वो और भी शॉर्ट हो जाएगा और हमारा बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होने की सिग्निफाई हम कैसे करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से। जितना बॉन्ड स्ट्रेंथन होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा होता है ना, तो उसने बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है, बॉन्ड लेंथ नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पर एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको ना जितने भी ऑर्डर्स दिए होते हैं वो यहाँ पर आपको एग्ज़ामिनर क्या करता है, बुक से रिलेटेड मैचिंग क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो वहाँ पर बात एंड में किसी और की बॉन्ड की करता है। जैसे मेटल कार्बन का आपने बुक में पढ़ा, आपको एग्ज़ाम में कार्बन ऑक्सीजन का पूछ लिया, तो बच्चे क्या करते हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझा नहीं होता वो क्या करते हैं, क्रैम किया होता है तो आंसर सीधा मेटल कार्बन का ही देख के बस वही ऑर्डर लिखाते हैं, तो बेकार में मार्क्स चले जाएंगे। तो आपने ध्यान से देखना है वो आपको पूछ क्या रहा है, बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट ही यही रहेगा। ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर भी जब बढ़ेगा तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ एक साथ, ये दोनों फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। और अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी होती रहती है तो हम क्या बोलते हैं, जितना बॉन्ड लंबा होगा इसका मतलब वो बॉन्ड क्या है, वीक है। तो ये उसके इन दोनों के ऑपोजिट चलता है। तो एग्ज़ाम में आपको ये पांचों वे में एग्ज़ामिनर आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन पूछ के। लेकिन आपने क्या करना है, जब भी आपने कॉन्सेप्ट करना है तो आपने दिमाग में यही रखना है, जितना ज़्यादा मेटल के पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा उतना ज़्यादा वो मेटल कार्बन के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगा मेटल कार्बन का और कार्बन ऑक्सीजन का वीक होगा। ये आपने पॉइंट हर बार साइड में लिख लेना, और कोई सा भी हो आप अटैम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिजिंग में हो, अभी तक तो हमने टर्मिनल पोजीशन के लिए डिस्कशन किया था, अगर वो कहता ब्रिजिंग में हो तो ब्रिजिंग में भी सिचुएशन सेम रहेगा, कार्बन के थ्रू ही लिंकेज होनी है, ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपने फिर से अपने इलेक्ट्रॉन शो करने शुरू कर दिए, कार्बन के पास 4 हैं, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, तो 2 4 6, तो वहाँ पर सिग्मा बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, पाई बनेगा, और एक एक बॉन्ड मेटल, दोनों मेटल्स के साथ सिग्मा बॉन्ड कार्बन का बन जाएगा। तो हमारे पास सिग्मा सिग्मा पाई यहाँ हो गया। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में कार्बन की क्या चल रही है, sp2। ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, आपको कहीं पे भी आपको जैसे ये वाला बॉन्ड है मेटल का, डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, ये सॉलिड है,
तो इसका मतलब है ये बॉन्ड तो हमारा नॉर्मल बॉन्ड है जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है। कई बार एक ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास, मैं एग्जांपल के लिए वैसे ही ले रही हूँ, पता नहीं है या नहीं, तो यहाँ पर आपके पास ब्रिजिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ब्रिजिंग हो गया। तो अभी आपके पास अगर यहाँ पर डॉटेड है तो वो बेसिकली आपको क्या शो करेगा कि कॉम्प्लेक्स में ब्रिजिंग हुआ और वीक अट्रैक्शन, मतलब वीक अट्रैक्शन की वजह से मेटल और मेटल थोड़ा सा क्लोज आ गए, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल सिंगल बॉन्ड। ठीक, ये वीक कपलिंग की वजह से जो हमारा नॉर्मल बॉन्ड हो वो ऐसे ही शो होगा हमेशा आपको, मेटल मेटल के भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन कई बार कुछ कम्प्लेक्सेस में अगर आपको ये फ्रैक्शनल सा दिखे, दैट मीन्स वो बेसिकली ट्रू बॉन्ड नहीं है, वो सिर्फ उनकी इंट्रैक्शन से अराइज हुआ बॉन्ड है। ये सारी रिप्रेजेंटेशन जब आप वो एग्जांपल्स करोगे कार्बन, मेटल और कार्बोनिल की एक्चुअल में, तो वहाँ पर शो हो जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।